हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो फॉर्म को भरने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल में अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें। आप जैसा कि मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, आप भी अपने मोबाइल में ब्राउज़र को ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप करें JCECEB। JCECEB टाइप करने के बाद आप सर्च करें, और सर्च करने के बाद जो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है JCECEB का, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2021। आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ITI एडमिशन सेशन 2021 एंड 22 का जो फॉर्म फिलअप है 5 अगस्त से 20 अगस्त तक है, और पॉलिटेक्निक एडमिशन 2021-22 सेशन का जो फॉर्म भराने का डेट है वो 31 अगस्त से 2 सितंबर तक है। और डिप्लोमा टू डिग्री इंजीनियरिंग एंट्रांस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री का जो डेट है वो 24 अगस्त से 28 अगस्त तक है, और डिप्लोमा एंट्रांस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री का जो डेट है वो 16 अगस्त से 30 अगस्त तक है। चूँकि हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2021-22 सेशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो इस फॉर्म को भरने के लिए हम झारखंड पॉलिटेक्निक एडमिशन 2021-22 सेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस खुल के सामने आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 13 अगस्त है, और जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर है। और नीचे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक रजिस्टर्ड का और एक लॉगिन करने का। तो चूँकि हम लोग पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक के फॉर्म को हम लोग पहली बार भर रहे हैं, तो आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जो पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चूँकि हम लोग फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जैसे कैंडिडेट का नेम फिल करना है, कंफर्म कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फादर्स और गार्जियन का नेम फिल करना है, जेंडर आप अपना फिल करें, आप अपना आधार कार्ड का नंबर जो 12 अंकों का होता है वो फिल करें, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करें, एक ईमेल आईडी फिल करें, और ईमेल आईडी आप कोशिश करें अपना ही दें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ईमेल आईडी में आपका OTP जाएगा और पासवर्ड जाएगा। इसीलिए ईमेल आईडी आप वही दें जो आपका ख़ुद का ईमेल आईडी है, कोशिश करें। और नहीं है तो आप गार्जियन का दे सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िल कर लेता हूँ। तो मैं कैंडिडेट का नेम फ़िल कर लेता हूँ। जो भी आपके मार्कशीट में आपका नेम है आप वो नेम यहाँ पे फ़िल करें। जो भी क्लास 10th के मार्कशीट में आपका नेम है आप वही नेम को फिल करें, और फिल करते समय आप स्पेलिंग्स का ज़रूर ख्याल रखें। स्पेलिंग में आप कोई भी मिस्टेक ना करें। यदि आप स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो आगे चल के एडमिशन के टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी आपके 10th के मार्कशीट में है आप उसी को फिल करें, और फिल करने के बाद आप कंफर्म कैंडिडेट के नेम पे जो आपने ऊपर में फिल किया है कैंडिडेट नेम, वही आप कंफर्म कैंडिडेट के नेम पे भी फिल कर लें। तो मैं फिल कर लेता हूँ। कंफर्म कैंडिडेट नेम में भी आप वही नेम को फिल करें जिस नेम को आपने ऊपर फिल किया है। तो मैं यहाँ पर उसी नेम को दोबारा से फिल कर ले रहा हूँ। फिल करने के बाद आप नीचे आएँ, और नीचे आने के बाद आप अपने फादर्स का नेम सिलेक्ट कर लें, यानी फ़िल कर लें। आप अपने फादर का नेम फिल कर लें। जो भी आपके फादर का नेम आपके मार्कशीट में दिया हुआ है आप यहाँ फिल कर लें। तो मैं जिस का फॉर्म भर रहा हूँ उसके फादर का नेम जो मार्कशीट में है वही मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। आप भी अपने फादर का वही नेम फिल करें जो मार्कशीट में दिया हुआ है।
ध्यान रहे आप मार्कशीट से देख देख के ही फिल करें, आप अदर डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान ना दें। जो भी 10th के मार्कशीट में है आप उसे सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका जेंडर है। यदि आप मेल हैं तो मेल सिलेक्ट कर लें, यदि फीमेल हैं तो फीमेल कर लें, यदि अदर हैं तो अदर कर लें। चूँकि मैं जिसका भर रहा हूँ वो मेल है, तो मैं यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना आधार नंबर, जो भी 12 अंकों का आपका आधार नंबर है, आप आधार कार्ड में देख लें। जो भी आपके आधार कार्ड में 12 अंकों का आपका आधार नंबर है, आप उसे यहाँ सिलेक्ट कर लें। तो मैं आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद जो भी आपके मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप उसे यहाँ फिल कर लें। मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें। कोई ऐसा ईमेल आईडी डालें, कोशिश करें कि आप, बेहतर होगा कि आप अपना ही ईमेल आईडी डालें। और अगर आपका खुद का ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने गार्जियन का ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ध्यान रहे ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगा, तो कोशिश ऐसी ईमेल आईडी डालें जो उस वक्त फॉर्म भरते समय आपके पास हो, यानी मोबाइल हो जो जिसमें वो ईमेल आईडी खुला हुआ है वो आपके पास हो, वैसा ही ईमेल आईडी डालें। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। कंफर्मेशन के लिए उसी ईमेल आईडी को आप नीचे यहाँ पे भी फिल कर लें। और इंटर करने के बाद आप एक बार जो जो आपने इंटर किया है उसकी जांच कर लें। आप सारे स्पेलिंग्स को मिला लें, देख लें कि सब सही है या नहीं। अगर कहीं पर कोई गलती है तो आप उसे सुधार लें। आप देख लें अगर सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वो सब सही है, तो आप सेंड ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करें। तो यहाँ नीचे सेंड ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के ईमेल में, जो ईमेल आपने यहाँ पे फिल किया है उसमें एक 4 अंकों का ओटीपी जाएगा। तो जो ओटीपी गया है आप उसे यहाँ एंटर कर दें। तो मैं एंटर कर देता हूँ। उसी ईमेल आईडी को आप मोबाइल ओटीपी की जगह पे भी इंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप लॉगिन पासवर्ड, आप अपना कुछ भी लॉगिन पासवर्ड रख सकते हैं। जैसे मैं, और पासवर्ड रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और वो एक दो डिजिट होना चाहिए। तो पासवर्ड रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने नाम का पहला अक्षर को कैपिटल में रखें, और उसके बाद जो है उसे स्मॉल में रख लें। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर को रखें, और उसके बाद अंक को रखें। तो देखिए मैं आपको पासवर्ड करके दिखला रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिससे मैं एक कैपिटल लेटर लेता हूँ, मैंने एम कैपिटल में ले लिया, और ASSOOM मैंने स्मॉल लेटर में लिया। अब एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर की जगह आप @ ले लें, और डिजिट्स की जगह आप 1 2 3 ले सकते हैं। आपका जो भी नाम है आप अपने नेम के फर्स्ट अक्षर को कैपिटल में रखें, और उसके बाद सारे डिजिट को स्मॉल लेटर में रखें। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर की जगह @ लें, और आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर का डिजिट्स को रख सकते हैं, या 1 2 3 रख सकते हैं, या 4 5 6 रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। और कंफर्म पासवर्ड की जगह उसी पासवर्ड को दबाएं जो पासवर्ड आपने ऊपर एंटर किया है। तो मैं कंफर्म पासवर्ड कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं एक कैप्चा कोड है। तो आप कैप्चा कोड को यहाँ एंटर कर दें। जो भी आपको ग्रीन कलर में कैप्चा कोड दिख रहा है आप उसे यहाँ एंटर कर दें। तो मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप पूरी तरह से दोबारा एक बार फिर से आप चेक कर लें कि जो जो डिटेल्स आपने फिल किया है वो सही है या नहीं है।
पूरी तरह से चेक करने के बाद यदि जो जो डिटेल्स आपने फिल किया है आप कंफर्म हैं कि वो पूरी तरह से सही है, आप उसकी जांच कर चुके हैं, तो उसके बाद आप यहाँ आई हैव बीन डिक्लेयर्ड पे यहाँ टिक कर दे। टिक करने के बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, सबमिट एंड कंटिन्यू के बटन दबाने के बाद चूँकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और आपका पासवर्ड जो आपने रखा है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करें। सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। अब हम आगे की कार्रवाई यानी फॉर्म फिल करने की करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आपका 6 अंकों का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है। तो जो 6 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है आप यहाँ एंटर करें। तो मैं एंटर करता हूँ। और पासवर्ड को यहाँ एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको जो ग्रीन कलर में कैप्चा कोड दिख रहा है आप उस कैप्चा को यहाँ एंटर करें। कैप्चा एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम और आपने जो जो डिटेल्स फिल किए हैं तो वो आपको यहाँ शो करेगा। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ भी आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, आपके मदर का नेम। तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ मदर का नेम फिल कर दिया है। अब आपसे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप झारखंड के बच्चे हैं यानी आपका घर झारखंड में है तो आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड पे क्लिक करें, और आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड पे क्लिक करें। तो चूँकि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो झारखंड का है तो मैं परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड पे क्लिक करता हूँ। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। तो जो भी आपका कैटेगरी है आप उसे सिलेक्ट कर लें। यदि आप जनरल हैं तो आप जनरल पे सिलेक्ट कर लें, एससी हैं तो एससी पे, एसटी हैं तो एसटी पे, और आप बीसी 1 या बीसी 2 हैं, जो भी आपका कास्ट है आप उस पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो जनरल के स्टूडेंट हैं। जैसे ही यदि आप जनरल हैं और आप जनरल पे सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा डू यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर बच्चे येस पे क्लिक कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो मैं बता दूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक सर्टिफिकेट है जो जनरल बच्चों का बनता है। यदि आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है तभी आप येस पे क्लिक करें, और अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। यदि आप येस पे क्लिक कर देते हैं तो एडमिशन के समय आपसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और यदि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो पहले आप ये देख लें कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो यदि है तो येस पे क्लिक करें और यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करें। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल स्टूडेंट का बनता है, अदर स्टूडेंट का बनता नहीं है, इसलिए जनरल के बच्चे ही मैक्सिमम इसमें मिस्टेक करते हैं। तो मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ उसका जो कास्ट है वो BC 1 है, तो मैं BC 1 पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। BC 1 पे सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चूँकि ये सिर्फ जनरल स्टूडेंट का बनता है इसलिए यहाँ पे येस का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ।
यानी नो पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सर्विसमैन कोटा, यानी क्या कोई आपके फैमिली में से डिफेंस पर्सनल है। तो यदि आपके फैमिली में कोई पुलिस में या आर्मी में या किसी भी डिफेंस में है तो आप यहाँ येस पे क्लिक कर दें, और नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। चूँकि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसका कोई भी डिफेंस में नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपसे एनुअल फैमिली इनकम के बारे में पूछा जाएगा, यानी सालाना आपके फैमिली का इनकम कितना है। तो आप उसे फिल कर दें। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि 70,000 या उससे कम है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। 70,000 से अधिक और 2 लाख से कम है तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करें। 2 लाख से अधिक और 4 लाख से कम है तो आप तीसरे पे क्लिक करें, और 4 लाख से अधिक 6 लाख से कम है तो आप चौथे पे क्लिक करें, और 6 लाख या उससे एबव है तो आप लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। तो मैं फ़र्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 70,000। उस पर क्लिक करने के बाद आपसे नेशनलिटी के बारे में पूछा जाएगा। तो चूंकि झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही भर सकते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडियन सिलेक्ट है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यानी क्या आप विकलांग हैं, यानी आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आप येस पे क्लिक करें, और अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करें। तो चूंकि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एमसीक्यू कोटा से बिलोंग करते हैं, यानी मुस्लिम कोटा से बिलोंग करते हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप येस पे क्लिक कर दें, और यदि आप अदर रिलीजन से हैं तो आप नो पे क्लिक कर दें। चूँकि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो मुस्लिम है तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो कम्युनिकेशनल एड्रेस आपका क्या है। तो जैसे किसी के फादर अगर जॉब करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका घर धनबाद में है और आपके फादर जॉब दुमका में करते हैं और वहाँ आप लोग क्वार्टर लेकर वहीं शिफ्ट हैं 10 साल 15 साल से या 5 साल से, तो वो आपका कम्युनिकेशनल एड्रेस हुआ। आपका कम्युनिकेशनल एड्रेस हुआ। आपका परमानेंट एड्रेस वो है जो आपका पुराना घर है, यानी परमानेंट घर जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ। और जो जहाँ फ़िलहाल अभी आप लोग रह रहे हैं वो आपका कम्युनिकेशनल एड्रेस हुआ। तो कम्युनिकेशनल एड्रेस की जगह आप उस एड्रेस को भरें जहाँ आप लोग फ़िलहाल रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस में आप उस एड्रेस को भरें जो एड्रेस आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में है। आपका कम्युनिकेशनल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम भर दें। तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है वही उसका एड्रेस है, वो वहीं रहता है। तो कम्युनिकेशनल एड्रेस भी उसका वही है। तो मैं भर देता हूँ। मैंने एड्रेस फिल कर लिया है। अब लोकेलिटी की जगह में आप अपने मोहल्ले का नाम या कॉलोनी का नाम आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं एंटर कर देता हूँ। लोकेलिटी एंटर करने के बाद आप अपना सिटी का नाम, यानी आपके किस सिटी में रहते हैं वो एंटर कर दें। तो मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, आप जिस स्टेट से हैं। तो मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो झारखंड से है तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। तो मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ वो धनबाद से है तो मैं धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ इंटर कर दें पिन कोड की जगह पर। तो मैं पिन कोड भी इंटर कर देता हूँ। पिन कोड एंटर करने के बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, यानी आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। जो भी एड्रेस आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में है वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। तो चूँकि मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ उसका कम्युनिकेशनल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। जैसे ही आप टिक करेंगे तो जो भी आपने ऊपर फिल किया है वो यहाँ भी फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी सारा चीज़ फिल हो जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं।
आप 10th क्लास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास स्टेटस यानी आपने पास किया या नहीं। तो चूँकि पास बच्चे ही भर सकते हैं तो यहाँ पास एक ही ऑप्शन है पास्ट का, तो आप उस पर सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद आप अपना बोर्ड यानी किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है, यानी अगर आपने झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है जैक से तो आप झारखंड बोर्ड पे सेलेक्ट कर ले। यदि आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड से दिया है तो आप सीबीएसई बोर्ड पे सिलेक्ट कर ले। यदि आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम आईसीएसई बोर्ड से दिया है तो आप आईसीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लें। और यदि आपने अदर बोर्ड से दिया है कोई अदर बोर्ड से तो आप अदर पे सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ वो झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो मैं झारखंड बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ईयर ऑफ पासिंग यानी किस साल में आपने क्लास 10th पास किया है। यदि आपने इस साल पास किया है 2021 में तो आप 2021 पे सिलेक्ट कर लें। तो चूँकि मैं जिस बच्चे का भर रहा हूँ वो उसने 2017 में एग्ज़ाम पास किया है तो मैं 2017 फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मार्किंग सिस्टम क्या है, तो ग्रेड सिस्टम है या मार्किंग सिस्टम है पे भी निर्भर करता है। यदि आपका एग्ज़ाम मार्किंग सिस्टम से हुआ है तो मार्किंग सिस्टम पे क्लिक करें, और अगर आपका एग्ज़ाम ग्रेडिंग सिस्टम पे हुआ है तो आप ग्रेडिंग सिस्टम पे क्लिक कर लें। क्योंकि जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो मार्किंग सिस्टम पे होता है तो इसलिए मैं मार्किंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जितने नंबर का एग्ज़ाम दिया है टोटल मार्क्स की जगह आप वो फिल करें, यानी आपने टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि झारखंड बोर्ड में जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होता है वो 500 मार्क्स का होता है तो मैं 500 मार्क्स एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपसे मार्क्स ऑब्टेंड पूछा जाएगा, यानी 500 मार्क्स में आपको कितना मार्क्स आया तो आप वो एंटर कर दें। तो मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपसे परसेंटेज मार्क्स पूछा जाएगा, तो चूँकि वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा, तो जो भी मार्कशीट में आपका रोल नंबर है आप वो यहाँ एंटर कर दें। तो मैं इस लड़के का रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपसे इंस्टीट्यूट नेम पूछा जाएगा, यानी क्लास 10th जो आप पास किए हैं आप किस स्कूल से पास किए हैं वो आपका पूछा जाएगा। तो आप अपने स्कूल का नाम आप अपने मार्कशीट में देखें और वो एंटर कर दें जो भी आपके स्कूल का नाम है। तो मैं एंटर कर देता हूँ। बाद आपसे इंस्टीट्यूट का एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी आपका स्कूल कहाँ है, आप अपने स्कूल का एड्रेस को यहाँ एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप टेस्ट सेंटर यानी आप जो एग्ज़ाम देंगे आप सेंटर कहाँ चाहते हैं तो आप अपना सेंटर चॉइस कर सकते हैं। तो जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं जो पहला सेंटर, चूँकि मैं धनबाद का हूँ तो मैं चाहूँगा कि नज़दीक ही सेंटर मिले, तो मैं पहला सेंटर जो है मैं प्रायोरिटी जो दूंगा मैं धनबाद को दूंगा। और दूसरा सेंटर यदि धनबाद में किसी कारणवश मुझे सेंटर में सीट नहीं मिल सका तो मैं दूसरा सेंटर बोकारो में चाहूँगा, क्योंकि बोकारो भी धनबाद से नज़दीक है। आप अपने नज़दीकी ज़िले को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आप एक बार पूरी तरह से जो भी आपने फिल किया है आप उसकी जांच कर लें पूरी तरह से वो बिल्कुल सही है या कहीं किसी तरह का वर्ड मीनिंग या किसी भी डाटा में कोई मिस्टेक है तो आप उसको सुधार लें। आप पूरी तरह से एक बार शुरू से लास्ट तक बारी बारी से आप चेक कर लें। तो चूँकि मैंने सभी चीज़ सही एंटर किया है तो मैं देख लूँगा, आप भी देख लें सही तरीके से अपना जो भी आप फिल करेंगे आपका डाटा सारा सही है या नहीं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है वर्ड मीनिंग में या कुछ में भी तो आप उसे सही कर लें। और आप ये देखने के बाद कि आपने जो भी डाटा एंटर किया है वो सही है तो आप यहाँ पे टिक कर लें। और टिक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और
जो मार्कशीट होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। तो अपलोड फ़ोटोग्राफ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वहाँ आपको अपना अपलोड फ़ोटोग्राफ यानी आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करना है। तो मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी में जाकर वहाँ से उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फ़ोटो मुझे अपलोड करना है। तो मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप येस पे टिक करें और उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। और दूसरे नंबर पे आप अपना सिग्नेचर को अपलोड करें। तो जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 केबी से 30 केबी का होना चाहिए। तो सिग्नेचर अब आप यहाँ अपने सिग्नेचर को अपलोड करें। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और गैलरी में जाकर आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली और सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर आप शो भी कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ सिग्नेचर शो कर रहा है। उसके बाद आप अपने लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन को अपलोड करें जो 10 केबी से 50 केबी का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। फिर से मैं चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी गैलरी में जाकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी में जाने के बाद आप अपने थंब इम्प्रेशन को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो भी अपलोड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो मेरा थंब इम्प्रेशन है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और अब बात आती है लास्ट डॉक्यूमेंट की, यानी जो मेरा मार्कशीट है 10th का जो मार्कशीट है आप उसे अपलोड कर दें। और ये को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें। मार्कशीट आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और उसका फाइल साइज़ जो होना चाहिए वो 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। तो मैं मार्कशीट को अपलोड करता हूँ। मार्कशीट को मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। मार्कशीट अपलोड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SSLC सर्टिफिकेट है जो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली मेरा मार्कशीट और सारा चीज़ शो कर रहा है। देखिए यहाँ मेरा फ़ोटो शो कर रहा है जो मैंने अपलोड किया और यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी शो कर रहा होगा और यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन शो कर रहा है और यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मार्कशीट अपलोड होने के बाद आपको नीचे आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन दे रहा है। वहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का एक प्रीव्यू दिया जाएगा, यानी जो जो आपने डाटा एंटर किया है आप पूरी अच्छी तरह से चेक कर लें, एक एक स्पेलिंग को चेक कर लें। जो जो भी आपने फिल किया है वो आपको यहाँ दिया जाएगा। सारा चीज़ को आप बारीकी से सारी चीज़ के स्पेलिंग्स को
आराम से चेक कर लें, धीरे धीरे करके सारी चीज़ को, अपने एड्रेस को, अपने परमानेंट एड्रेस को, अपने पासिंग ईयर को, अपने एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को, क्लास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशन डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लें, सारे स्पेलिंग्स को चेक कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड हो चुका है। और सारी चीज़ को चेक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करें आई डू हेयर बी पे क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पे, इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। और पेमेंट करने के बाद आपको एक फ़ाइल, जिस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है आपका सारा डिटेल, इस तरह का एक फ़ाइल मतलब एक प्रिंट आउट डाउनलोड करना होगा और उसे अपने पास रख लें डाउनलोड करके। और अगर आपको यहाँ पर इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आ रहा है तो आप यहाँ क्लिक नहीं करें, क्लिक बैक करके यहाँ क्लिक नहीं करना है आपको, और आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ जो एडिट एप्लीकेशन दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करके बैक भी आ सकते हैं और जहाँ पर भी मिस्टेक है आप उसको सुधार सकते हैं। देखिए, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने से आप बैक चले आएंगे और जहाँ भी कोई गलती आपको दिख रहा है, अगर आपने कहीं पे गलती किया है तो वो आप सुधार लें। तो चूँकि मैंने तो कोई गलती किया नहीं है, और अगर आप गलती किया है तो जिससे आप यहाँ से सुधार सकते हैं, अपनी गलती को सुधार के फिर से मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करें। उस क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख लें कि जो अपने फ़ोटोज़ अपलोड किया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, सब सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर कहीं गलत है तो आप दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। और चूँकि मैंने सब सही अपलोड किया है तो मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। एक बात आप याद रखें कि आप फाइनल सबमिट, यानी इसके बाद यहाँ जो आप आई हेयर बी डिक्लेयर्ड, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यदि आप कंटिन्यू टू पेमेंट पे एक बार क्लिक कर देंगे तो दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए पहले आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि जो डाटा आपने फिल किया है वो सही है, तभी आप कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करें। क्लिक हेयर टू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पेमेंट ऑप्शंस आएंगे, यानी आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, कैश कार्ड से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यूपीआई कोड से कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी पेमेंट करना है आप उससे पेमेंट कर लें। आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से करें, आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, और क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, पेमेंट आप खुद से कर लेंगे। और पेमेंट करने के बाद आप एक PDF आएगा फाइल का, मतलब आप जो भी फॉर्म भरे हैं उसका एक PDF आएगा, उसे आप डाउनलोड करके रख लेंगे प्रिंट आउट निकाल के। चूँकि पेमेंट में आपको सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, तो ये शेयर नहीं मैं कर सकता आप लोगों के साथ। लेकिन यहाँ तक आने के बाद आपको सिर्फ पेमेंट करना है, तो आप पेमेंट कर लें। और पेमेंट करने के बाद सारे डिटेल्स को भरने के बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और आपके सामने एक PDF ओपन होगा। उस PDF का प्रिंट आउट निकाल लें, वो आपका फॉर्म होगा, जो आपने फिल किया होगा वही सब उसमें दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 के फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।